Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are continuing with the geography series for UPSC. और जो लोग नए इसमें ऐड हुए हैं काफी स्टूडेंट्स उन सभी को मैं इन्फॉर्म करने के लिए फिर से ये रिपीट कर देती हूँ that in this geography series we are continuing with a chronology. Firstly, we are going with the climatology. फिर हम जियोमॉर्फोलॉजी को कवर कर रहे हैं. उसके बाद ओशनोग्राफी. Then we'll come to the Indian geography और lastly human और economic geography. This is how we will complete every single topic of your UPSC syllabus. और हमने क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट कर दिया है. इसके काफी लेक्चर्स 4-5 हमने अपलोड कर दिए हैं. और हमारा लास्ट जो चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी का वो है इंसुलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन चैप्टर 9, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. आज इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 3. देन विल बी कंप्लीटिंग starting the 10th chapter of this NCERT. Okay, so today's lecture we will be talking about the temperature, and the temperature is not constant. It varies from region to region, from height, from many various factors. So the factors which ultimately affects the temperature variation हम लोग यहाँ पे उसको देखने वाले. After that we'll be talking about the latitude, then altitude as another factor, distance from the sea, prevailing winds, ocean currents, cloud cover, nature of the slope of the land and land configuration. आइसोथर्म के बारे में पढ़ेंगे. आइसोथर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे. देन आइसोथर्म्स इन डिफरेंट सीजन्स, जनवरी के अंदर और जुलाई के अंदर. और फाइनली टेम्परेचर इन्वर्शन और उसकी जो इम्पैक्ट है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो ये हमारे आज के जो टॉपिक्स है वो होने वाले. शुरुआत करते हैं पहली चीज से, यानी कि जो टेम्परेचर है उसके बारे में. कोई भी ऑब्जेक्ट जब हीट ऑन होता है, द वे वी मेजर इट, द यूनिट वी यूज टू मेजर इट इज द टेम्परेचर. भाई बहुत गर्म है, कितना टेम्परेचर है, राइट? यू गेट फीवर, वी से इट्स 100, इट्स मोर देन 100, बहुत ज्यादा सीवियर फीवर, टेम्परेचर इज मोर देन 100. So temperature is a unit we use for measuring the heat of a body. If I talk about the sun and the earth, हम काफी बार इसको समझ चुके हैं कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट, any hot object has a tendency to emit the waves, the radiating waves, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं. और जब सूर्य से वो किरणें निकल रही है, जब सन से वो वेव्स निकल रही है, वी से इट एज अ सोलर रेडिएशन. ठीक है, तो ये जो आपके पास है ये हमारे पास क्या है, सोलर रेडिएशन. ये क्या है, सोलर रेडिएशन. तो इन रेस की वजह से अर्थ भी क्या होती है, हीट ऑन होती है. अर्थ क्या होती है, हीट होती है. तो जब ये भी हीट हो रही है तो इट विल ऑल्सो एमिट द रेडिएशंस. तो ये जो रेडिएशंस को एमिट करती है उसको हम बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. तो जो सोलर रेडिएशन यानी कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको हमने नाम दिया इंसुलेशन. तो अर्थ पे जो ये इंसुलेशन हो रहा है, जो ये आपके पास सोलर रेडिएशन आ रही है, क्या वो इक्वल है? नहीं. पहले पिछले ही लेक्चर में हमने किया है दैट व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द इंसुलेशन. कि इंसुलेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है और उसके जो फैक्टर्स है वो भी हमने देखे. तो जब इंसुलेशन ही यूनिफॉर्म नहीं है, जब सूर्य की जो किरणें आ रही है, जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो ही यूनिफॉर्म नहीं है, तो हीटिंग भी यूनिफॉर्म नहीं होगी अर्थ पे. जब हीटिंग यूनिफॉर्म नहीं होगी तो क्या टेम्परेचर सब जगह सेम है? बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट टेम्परेचर वेरीज. यहाँ पे आपको टेम्परेचर जो वेरिएशन है वो दिखेगा. और ये टेम्परेचर वेरिएशन किन किन कारण की वजह से वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे. लाइक लैटिट्यूड इज वन ऑफ द फैक्टर, एल्टीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रिवेलिंग विंड्स, ओशन करंट, क्लाउड कवर, नेचर ऑफ द स्लोप ऑफ लैंड एंड नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द लैंड. पहले फैक्टर को समझते हैं लैटिट्यूड. बहुत ही सिंपल, काफी बार पढ़ चुके हैं. अब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करना है, काम हो गया हमारा, मेजर काम हमारा हो गया. हमने क्लाइमेटोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं. वी आर प्राउड, वी शुड बी प्राउड दैट हमने क्लाइमेटोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर कर लिया. आज तो अगर कोई क्वेश्चन आपको देता है प्रीलिम्स में, कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाए. कुछ 3-4 जगह है जिसको हमको अब उसको बस अप्लाई करना है, वो हम देख लेते हैं. लैटिट्यूड का क्या फर्क पड़ेगा?
ये है आपके पास सन और ये है आपके पास अर्थ। हमने क्या बोला कि बिल्कुल अर्थ सन की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, बिल्कुल लगा रही है। ये लीजिए, अर्थ क्या कर रही है, सन की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, बिल्कुल लगा रही है। सो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ये जो डायग्राम है इसको मैं अलग से अपने पास ले लेती हूँ। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस डायग्राम विथ मी, दिस डायग्राम विथ मी, एंड आई एम ड्रॉइंग दिस डायग्राम हियर, दैट ये मेरे पास सन और ये हमारे पास है अर्थ। हमने क्या पढ़ा था, सन की जो एक्सिस, सॉरी अर्थ की जो एक्सिस है वो होती है टिल्टेड, थोड़ी सी झुकी हुई होती है। तो ये हमारे पास इक्वेटर है जो कि इमेजिनरी लाइन हो जाएगा। अब इसी के ऊपर आपके पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमने ये डायग्राम लिया, लाइक दिसंबर का जो टाइम होता है, 26 दिसंबर के टाइम पे सन रेज आपके पास डायरेक्टली हिट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, सन रेज डायरेक्टली हिट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड वी न्यू दैट, हमने पढ़ा कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, इसमें आपके पास जो इंसुलेशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पोलर एरियाज। क्यों? ये ट्रॉपिकल रीजन पे ये देखो सन रेज डायरेक्टली आके पड़ रही है, जो डिस्टेंस है वो छोटा ट्रेवल कर रही है, बिकॉज पोल पे जाने के लिए इनको तिरछा होना पड़ रहा है, इनका डिस्टेंस जो है लंबा हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा था, दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंसुलेशन। जितना ज्यादा ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी उतना ही कम इनको इंसुलेशन मिलेगा। तो पोलर एरियाज जो है उनको कंपैरेटिवली बहुत कम जो है इंसुलेशन मिलती है एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन। रीजन आपको पता है, ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट डायरेक्टली हिट कर रही है, डिस्टेंस क्या है, छोटा है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, छोटा है। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, इसमें उनको कम से कम ट्रैवल करना पड़ रहा है। पोल पे जाने के लिए लंबा डिस्टेंस है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स उनके पास ज्यादा है। ठीक है, स्लैंटिंग रेज है, जब एटमॉस्फेरिक लेयर जाते हैं तो रेजिस्टेंस वाली चीज है, डस्ट पार्टिकल्स, ग्रीन हाउस गैसेस, फलाना और भी पार्टिकल्स जो है वो उनको आसानी से रिफ्लेक्ट कर पा रही है, एब्जॉर्ब कर पा रही है। तो इंसुलेशन जो है पोलर एरिया तक आते आते बहुत कम हो जाता है। तो यही रीजन है कि जब पोलर एरिया पे इंसुलेशन ही कम हो रहा है तो हीटिंग कम होगी, हीटिंग कम हो रही तो टेम्परेचर कम है भाई, सीधी सी बात है। और जो ट्रॉपिकल रीजन है जब सनरेज डायरेक्टली हीट कर रही है तो हीटिंग ज्यादा हो रही है, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, दैट लोअर लैटिट्यूड ड्यू टू हायर लेवल ऑफ इंसुलेशन। अब लोअर लैटिट्यूड बोले तो ये जो इक्वेटर है इसके पास वाले लोअर लैटिट्यूड है, हायर मतलब जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जा रहे हो, तो ये जो लोअर लैटिट्यूड है यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इंसुलेशन। और जो पोलर एरियाज है वहां पे इंसुलेशन कम होता है, वहां पे जो इंसुलेशन है वो कम होता है, इसलिए टेम्परेचर भी आपको कम मिलेगा। बट फिर यूपीएससी खेलेंगे, प्रीलिम्स तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा काफी बार इसी चीज से रिलेटेड, फॉर्म चेंज करके, कॉन्सेप्ट चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके वो सवाल पूछता क्या कि भाई ये है आपके पास अर्थ, ये है आपके पास इक्वेटर, और ये है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जब इक्वेटर पे सन रेज डायरेक्टली हिट कर रही है, जब इक्वेटर पे सन रेज डायरेक्टली हिट कर रही है, ये आपके पास इक्वेटर है, तो यहाँ पे इंसुलेशन तो ज्यादा है, यहाँ पे आपके पास इंसुलेशन क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू दिस। लेकिन फिर भी यहाँ टेम्परेचर कम क्यों हुआ? सबसे पहले तो सवाल समझ में आना तब तो आप आंसर दोगे। मैं क्या बोल रही हूँ, हमने क्या पढ़ा कि ये अर्थ है, अर्थ का मेरे पास ये इक्वेटर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मेरे पास क्या है, सन रेज है या फिर इंसुलेशन। यहाँ पे सन रेज मेरे पास सबसे हाईएस्ट। जैसे जैसे मैं ऊपर वाले लैटिट्यूड पे जाती हूँ तो ये जो सन रेज है मेरे पास ये क्या होती है, घटती जाती है। यहाँ पे मैं जाऊंगी घटती जाएगी, यहाँ पे मैं घटती जाएगी। तो कायदे से जब यहाँ पे सन रेज ज्यादा है तो टेम्परेचर भी यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो रीजन है यहाँ टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होना चाहिए इक्वेटर के कंपेयर में। बट फिनोमेना उल्टा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है उसको देखते हैं। इक्वेटर पे सन रेज
बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। इसीलिए यहाँ पे सर इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा है। जब इवेपोरेशन से हम क्या कह रहे हैं, एक तरफ मैं बोल रही हूँ इक्वेटर है और एक तरफ मैं बोल रही हूँ मेरे पास ट्रॉपिकल रीजन्स, एक तरफ मेरे पास ट्रॉपिकल रीजन्स। तो इक्वेटर में कंपैरेटिवली मेरे पास क्या है, इंसुलेशन ज्यादा है। इक्वेटर पे जो इंसुलेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन। तो रूल कायदे से इंसुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन, बट ये बिल्कुल गलत। रियलिटी में क्या होता है, ये आपके पास गलत है। रियलिटी में क्या होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो आपके पास ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेचर जो ट्रॉपिकल रीजन है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू इक्वेटर। अब क्यों ऐसा होता है, इक्वेटर में इंसुलेशन ज्यादा होती है, इंसुलेशन ज्यादा होती है, इसकी वजह से वहां पे इवेपोरेशन भी ज्यादा होती है, भाप ज्यादा बनती है, इवेपोरेशन ज्यादा होती है। इवेपोरेशन ज्यादा होती है तो क्लाउड बनते हैं और बारिश होती है, और बारिश होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर अल्टीमेटली जो है वो कम हो जाता है। अब जब ये क्लाउड बनते हैं, जब ये क्लाउड बनते हैं, क्लाउड कैसे होते हैं, ब्राइट कलर्स के होते हैं, व्हाइट ब्राइट कलर्स के होते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो ब्राइट कलर्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी है कि जो भी सनरेज आती है उसको वापस ये रिफ्लेक्ट कर देती है, एल्बिडो इफेक्ट की वजह से। पिछला लेक्चर याद रखिए, एल्बिडो इफेक्ट की वजह से, है ना, एल्बिडो इफेक्ट की वजह से। यानी यहाँ पे सबसे पहले इंसुलेशन आया, बहुत मतलब साइकिल से बन रखी इंसुलेशन आया इक्वेटर पे, जिसकी वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो इवेपोरेशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इस इवेपोरेशन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे रेन होती है। तो क्लाउड की वजह से अब नेक्स्ट इंसुलेशन आ रहा है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देती है एल्बिडो की वजह से, और बारिश की वजह से भी टेम्परेचर कुछ हद तक ठंडा हो जाता है। तो इस चीज को आप यहाँ पे याद रखें। अब दूसरा फैक्टर हम समझते हैं एल्टीट्यूड। अब आप बोलोगे कि भाई आपने कह दिया ये सन है, ये हमारी अर्थ है, अलग अलग लैटिट्यूड पे जो है टेम्परेचर का असर पड़ता है, कि जैसे हम हायर लैटिट्यूड पे जा रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है, लोअर लैटिट्यूड पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही लैटिट्यूड पे दो जगह पे अलग चीजें हैं भाई। आपने बोला कि जो हम हायर लैटिट्यूड पे जा रहे होते तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन अब मैडम ये बता दो कि अगर लैटिट्यूड एक ही है, अगर लैटिट्यूड एक ही है, फिर भी दो जगहों में टेम्परेचर अलग अलग क्यों होता है। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, इस लैटिट्यूड पे ही आगरा है, सेम लैटिट्यूड है, और इसी लैटिट्यूड पे आपके पास दार्जिलिंग है। लेकिन आप गर्मियों की अगर बात करोगे, आगरा में आपके पास झुलस से भी गर्मी मिलेगी, 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मिलेगा, दार्जिलिंग में ठंडी, वहां तो ठंडी चल रही है। ऐसा क्यों, सर हाइट का फर्क पड़ जाता है। ये दार्जिलिंग जो है आपके पास हाइट पे है, आगरा जो हाइट पे नहीं। और हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि ये आपके पास अर्थ सरफेस है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, यानी आप अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स के ऊपर जा रहे हो। यहाँ पे लेयर्स क्या है, ट्रोपोस्फेयर आ गई, स्ट्रेटोस्फेयर आ गई, मीजोस्फेयर आ गई, थर्मोस्फेयर आ गई। तो द मोर यू मूव ऑन अ हाइट, टेम्परेचर वहां पे कम होता है, टेम्परेचर क्या होता है वहां पे कम होता जाता है ना। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वो वहां पे आपके पास जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास एल्टीट्यूड is inversely proportional to the temperature. Altitude is inversely proportional to the temperature. Now, coming to the third topic, third factor, that is the distance from the sea. कोई भी आप में से कनेक्ट कर पाओगे, अगर आप किसी समुद्र एरिया के पास में अगर आपका शहर है तो आप वहां पे नोटिस करोगे कि थ्रू आउट द ईयर एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता कि भाई ये सर्दियों का टाइम है, ये गर्मी का टाइम है, नहीं। आपको पूरे साल एक सिंगल मौसम मिलता है, मॉडरेट जो टेम्परेचर है वो मिलता है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझने से पहले आप ये चीज देखिए, यू आर हैविंग टू थिंग्स, ठीक है, यू आर हैविंग टू थिंग्स। एक कंसेप्ट है दैट इज डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, दैट इज अ कंसेप्ट जिसको हमने यहाँ पे बोलते हैं डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो ये जो कंसेप्ट है वो क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर।
ये है मेरे पास डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। इसका क्या मतलब है? देखो, एक तरफ हम लेंगे वाटर और दूसरी तरफ हम लेंगे, आई नीड टू वर्क ऑन माई हैंड राइटिंग। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, गिव मी अ सेकंड। So we are talking about the concept of differential heating. ठीक है, एक कंसेप्ट है डिफरेंशियल हीटिंग का। इसमें दो चीजें हैं डिफरेंशियल हीटिंग। ये आपके पास जो ओशंस है यानी कि जो वाटर बॉडी है, और दूसरी तरफ आपके पास आएगा लैंड मास। ऑलराइट, तो एट द सेकंड प्लेस यू विल बी टॉकिंग अबाउट द लैंड मास। So when you talk about the ocean or when you talk about the land mass, ocean या फिर जब हम land mass के बारे में बात करते हैं, so this is your oceanic surface और ये है आपके पास land mass। हम मान लेते हैं दिन का समय, so this is a time of daylight। होता क्या है कि जो लैंड मास होता है यानी कि जो मिट्टी है या फिर आपके पास लैंड सरफेस है, वहां पे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वहां पे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। बेसिक वाला लेक्चर याद रखो आप, जो पहला लेक्चर था, यहाँ पे क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स। तो जब ये हीट होता है, जब ये हीट होता है, यहाँ पे कंडक्शन होगा। कंडक्शन पढ़ा था हमने पहले ही लेक्चर में, यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन होता है। यानी जब लैंडमास की हीटिंग होगी तो लैंडमास क्या है, सॉलिड पार्टिकल से बना है, सॉलिड पार्टिकल से बना है तो वहां पे कंडक्शन होगा। कंडक्शन क्या होता है, ये पार्टिकल आपस में टच में आ रहे तो हीट मोड जो है ट्रांसफर हो रहा है, हीट यहाँ पे ट्रांसफर होगी। तो कंडक्शन की वजह से, लैंडमास की वजह से जितनी तेजी से ये हीट होगा उतनी तेजी से हीट को रिलीज भी करेगा, उतनी ही तेजी से ये हीट को रिलीज भी करेगा। मैंने क्या बोला, ये पहली कंडीशन है, यहाँ पे डे लाइट ले लीजिए और यहाँ पे आप नाइट वाली कंडीशन ले लीजिए, यहाँ पे आप नाइट वाली जो कंडीशन है वो ले लीजिए। दिन में ये आपके पास ओशन है और ये आपके पास लैंड है, और रात में भी आपके पास ये ओशन है और ये आप ले लीजिए लैंड मास। आप मुंबई का ही मरीन ड्राइव जो होता है, समुद्र किनारे जो लोग वहां पे बैठ के मजे लेते हैं रात भर, उसकी आप इमेजिन कर लीजिए, वहां पे हवाएं चलती है, लोग बात बात करते हैं, उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या होता है, दिन के समय दिन के समय हमने क्या बोला कि जो लैंड मास होता है, कंडक्शन की वजह से यहाँ पे होगा आपके पास कंडक्शन। क्या होगा यहाँ पे, कंडक्शन। तो जितनी तेजी से ये हीट होगा, जितनी तेजी से ये हीट होगा, है ना, दिन में क्या होगा, ये बहुत तेजी से हीट होगा, दिन में क्या होगा, उतनी ही तेजी से हीट होगा। रात में कंडक्शन की वजह से जब सूरज नहीं रहेगा, सनरेज नहीं रहेगी, उतनी ही तेजी से हीट को लॉस करेगा, उतनी ही तेजी से हीट को लॉस करेगा। लेकिन जो पानी होता है वहां पे सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होते, कंडक्शन नहीं होता, तो ये ग्रेजुअली गर्म होता है। यानी जब सनरेज होती है तब ये ग्रेजुअली गर्म होता है, जब सनरेज नहीं होती, रात होती है, तब ये हीट भी ग्रेजुअली करता है। तो ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट ही रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होती है, मॉडरेट ही रहता है। जैसे आप डेजर्ट में चले जाइए, दिन में आप डेजर्ट की मिट्टी में पैर नहीं रख सकते, इतनी गर्म हो जाती है, पर जैसे रात होती है वो हीट तेजी से रिलीज करती है, तो वहां पे वो मिट्टी एकदम ठंडी हो जाती है। तो ये कंसेप्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी का, कि अगर कोई समुद्र किनारे है तो वो ग्रेजुअल ग्रेजुअल हीटिंग होती है, वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, इसलिए वहां पे पूरे साल मॉडरेट टेम्परेचर आपको मिलेगा। फिर है प्रिवेलिंग विंड। प्रिवेलिंग विंड जो होती है हमारी, जो प्लेनेटरी विंड्स हम उसको बोलते हैं। इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगला चैप्टर पूरा इसी पे है, ऑल अबाउट द प्लेनेटरी विंड कि किस तरह से मूव करती है, ट्रेड विंड क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स कैसे लगेगा, ये अगला चैप्टर जो है वो इसी पे है। अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, प्रिवेलिंग विंड क्या होता है। जब हॉरिजॉन्टल किसी भी लिक्विड के अंदर मोड ऑफ हीट का ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल वे में हो रहा है, उसको हम एडवेक्शन बोलते हैं। मान लो कि सब कोई वार्म एयर करंट, वार्म जो ओशनिक करंट है वो बह रही है, किसी ठंडी जगह पे चली जाती है, तो उसको भी गर्म कर, है ना। तो इसकी टेंशन आप अभी मत लीजिए, इसकी टेंशन आप अभी मत लीजिए, आप नेक्स्ट चैप्टर आने दीजिए, पूरा आपका पास जो है ये ओशनिक करंट सब उसी के ऊपर है, ये ओशनोग्राफी पे हम जो है इसको पढ़ने वाले हैं। That movement of warmer current in the colder areas, it leads to an increase in the temperature and vice. अब हम आते हैं क्लाउड कवर। क्लाउड कवर, ये आपके पास कोई सरफेस है, वही जो इक्वेटोरियल वाला जो रीजन हमने बात करी, ये आपके पास एक सरफेस है और ये है आपके पास क्लाउड कवर, इसके ऊपर बादल बन रहे हैं, क्लाउड कवर। एल्पीडो हमने पढ़ा था लास्ट कल ही कि कोई भी सरफेस
वो कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है बिना एब्जॉर्ब किए। मतलब हर एक सरफेस जो है उसके पास टेंडेंसी होती है कि जो सोलर रे यानी जो इंसुलेशन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करे और कुछ को वापस रिफ्लेक्ट करे। तो कितना अमाउंट को वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है उसका एल्बिडो होता है। तो जो क्लाउड है इसका एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, यानी अगर इससे सोलर रेडिएशन आ रहा है तो काफी हद तक मान लीजिए 90% ये वापस उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इसीलिए जब क्लाउड होते हैं तो नीचे हीटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि मोस्टली जो भी सनरेज आ रही है उसको ये वापस भेज दे रहा है, वापस ही रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इसीलिए जो ग्राउंड सरफेस होगा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर कम मिलेगा। बारिश के टाइम पे जब बादल के समय होता है मौसम सुहाना लगता है, गर्मी नहीं लगती है, टेम्परेचर कम होता है ना। अब ह्यूमिडिटी उसमें ऐड मत करो, अलग कंसेप्ट। तो यही यहाँ पे बोल रखा है इक्वेटोरियल रीजन जो अभी हम समझ के आए हैं, इक्वेटोरियल रीजन पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल एरिया। व्हाई? बिकॉज इक्वेटर पे हीटिंग बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इवेपोरेशन हो रहा है, बादल बन रहे हैं, क्लाउड क्या करता है, एल्बिडो इफेक्ट शो करता है और उसकी वजह से सनरेज नहीं आ पाती। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ स्लोप ऑफ लैंड के ऊपर और लैंड कन्फिगरेशन। दिस इज वेरी इजी। मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, अब पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे सनलाइट आ रही है, यहाँ सनलाइट आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, बट वैली पोर्शन में सनलाइट नहीं पहुंच पा रही। तो ये लैंड कन्फिगरेशन की वजह से यहाँ पे जो हीट है उसमें आपको डिफरेंशियल जो डिफरेंट पैटर्न है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं आइसोथर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये हमारा ग्लोब है, ये क्या है, हमारा ग्लोब है। ये मैंने बनाया इक्वेटर, ये मैंने बनाया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बाकी के लैटिट्यूड ये पोलर एरियाज पे आ जाते हैं, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न बाकी का लैटिट्यूड इस तरह से। ठीक, अब मैं क्या बोल रही हूँ, इक्वेटर को थोड़ा सा अलग सा हाईलाइट कर देते हैं, इक्वेटर को थोड़ा सा अलग सा हाईलाइट कर देते हैं। अब समझो हमने क्या बोला, टेम्परेचर जो है वेरी करता है, और वेरी क्यों करता है इसकी रीजन अभी हमने देखे अलग अलग फैक्टर्स पर। यानी सर्दियों में कहीं कुछ टेम्परेचर हो सकता है, गर्मियों में कुछ हो सकता है। मान लीजिए ये आपके पास दार्जिलिंग है या आगरा है, यहाँ पे तो आगरा में एक ही मौसम है ना, आगरा में क्या है 45 चल रहा है और यहाँ पे दार्जिलिंग में अभी 10 ही चल रहे हो। तो टेम्परेचर आपको अलग अलग दिखेंगे, टेम्परेचर आपको अलग अलग दिखेंगे। आइसोथर्म में क्या करता है, ये उन सारे को मैच, जहां जहां आपको टेम्परेचर सेम दिखेगा वहां वहां ये पॉइंट को कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है। मान लीजिए कि ये है आपके पास ग्लोब, ये है आपके पास ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब पे मान लीजिए अभी ये डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास लैटिट्यूड्स है। और इस डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड में मान लीजिए 26 दिसंबर को यहाँ पे 26 दिसंबर को यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अभी 20 नहीं है, यहाँ 20 है, फिर यहाँ 20 है, फिर यहाँ 20 है। तो आइसोथर्म क्या करता है, एक कंबाइंस, जहां जहां टेम्परेचर को सेम मिलेगा वहां वहां ये पॉइंट कनेक्ट करता है, यानी ये एक इमेजिनरी लाइन है। सो आइसोथर्म में क्या हो जाएगा, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि उन सारी प्लेसेस को ज्वाइन करता है जो कि इक्वल टेम्परेचर को शो करते हैं, है ना। तो आइसोथर्म्स आर इमेजिनरी लाइन which joins the places exhibiting the equal temperatures. They tend to represent the changes in temperature across the globe and its variation across the different seasons. तो ये किस तरह से हेल्प कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, इसको आप समझो। आइसोथर्म्स, अब आपका कंसेप्ट लगाओ, जो अभी हमने डिफरेंशियल हीटिंग पढ़ी ना, कि जो पानी होता है वो ग्रेजुअली हीट ऑन होता है, ग्रेजुअली हीट को लॉस करता है, और कंडक्शन की वजह से लैंड मास जो तेजी से करता है, उसको भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये आ गया तो पूरा एनसीईआरटी समझ आ जाएगा, है ना, इसको मिस मत करेगा। देखिए ये है हमारे पास ग्लोब, ये है हमारे पास ग्लोब, ये है हमारे पास इक्वेटर, ये है मेरे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है मेरे पास सदर्न हेमिस्फीयर। अब सभी अपनी अपनी एटलस में या जो भी मैप आपके सामने उस पर ध्यान से देखो, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे लैंड मास कम है, यानी जो कॉन्टिनेंट है वो कम है और ओशंस जो है वो ज्यादा है, ओशंस ज्यादा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड मास है वो ज्यादा है और ओशन जो है वो कम है।
ओशंस जो है वो कम है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपका अभी तक तो दिमाग का बल्ब जल जाना चाहिए था। ये है आपके पास इक्वेटर, ये है आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये है आपके पास सदर्न हेमिस्फेयर। हम कह रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैंड मास है या फिर जो कॉन्टिनेंट है वो ज्यादा है और वाटर बॉडी का रेशियो कम है। लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में जो ओशन है वो ज्यादा है और जो लैंड मास है वो कम है। और अभी अभी हमने डिफरेंशियल हीटिंग में पढ़ा, लैंड मास जो होता है वो हीट भी जल्दी कर देता है और ठंडा भी वो जल्दी होता है, जबकि ओशन क्या होता है, मॉडरेट होता है। ओशन क्या होता है, मॉडरेट होता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपके पास ओशन ज्यादा है, तो बेसिकली आपका जो टेम्परेचर होगा वो भी मोर एंड लेस मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडरेट ही होगा। तो जब टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होता है, मॉडरेट होता है, तो यहाँ पे जो आइसोथर्म होती है वो मोस्टली पैरेलल ही होती है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्म का काम क्या है, जहां जहां टेम्परेचर वेरिएशन शो होता है, जहां जहां उसको जो टेम्परेचर जो है अलग अलग दिखते हैं, वो उसको कनेक्ट करता है। बट सदर्न हेमिस्फीयर में मोर एंड लेस ये आपको सेम ही दिखेगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। अब आ जाते हैं साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का केस, यानी कि जो लैंड मास वाला केस है उसकी बात करें। लैंड मास वाला जो केस है हम उसकी बात करें। लैंड मास वाला जो केस है हम उसकी बात करें। दो चीजें ले लिया, एक मैंने ले लिया विंटर का केस, और एक मैंने ले लिया समर का केस, है ना। एक विंटर का केस हो गया और एक समर का केस। अब यहाँ पे आप लैंडमार्क बना लीजिए, जैसे कि मान लो ये इंडिया हो गया, बाकी के जो यूरोप वाले कॉन्टिनेंट हो गया, इधर से नॉर्थ अमेरिका, ये सब इस तरह से लैंडमार्क आप बना सकते हैं। ठीक, ये आपने लैंडमार्क जो बना। अब जो लैंडमार्क है हम बात करते हैं विंटर के बारे में। ठीक है, पहली कंडीशन मैं ले रही हूँ विंटर वाली। तो विंटर के कंडीशन में लैंड जो है ठंडी भी ज्यादा होगी, यानी कि कूल ज्यादा है लैंड, ठंडी ज्यादा है ना, कूल ज्यादा है। क्या? लैंड मास यहाँ पे कूल ज्यादा है। तो अब यहाँ पे आइसोथर्म क्या करेगा, ये पानी है, पानी के एक टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या है, अभी आइसोथर्म है, पानी का एक टेम्परेचर है जहाँ पे आइसोथर्म है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये लैंड की तरफ जा रहा है, ये आइसोथर्म जब लैंड की तरफ जा रहा है तो उसको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ढूंढना पड़ेगा, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ढूंढना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इक्वेटर की तरफ आएगा। ये क्या करेगा, इक्वेटर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि कायदे से इसको यहाँ 20 डिग्री मिलना चाहिए, बट लैंड मास क्या होता है, हीट बहुत जल्दी हो रहा है, तो ये इक्वेटर की तरफ बेंड करता है। और समर में उल्टा हो जाएगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द पोल्स, जब वो लैंड मास की तरफ से जा रहा है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ध्यान से करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी सेड कि विंटर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके पास विंटर जो है, और समर में सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो जनवरी वाला जो केस हम ले रहे हैं, आइसोथर्म जो है जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स इक्वेटर when passing through the land and bend away, मतलब टुवर्ड्स इक्वेटर, सर्दियों के टाइम में इक्वेटर की तरफ जा रहा है और आपके पास अवे फ्रॉम द इक्वेटर पोल्स की तरफ हो जाएगा, दूसरी कंडीशन। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा टेम्परेचर इन्वर्शन क्या होता है। नॉर्मल लीप स्टेट क्या कहती है, जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाओगे आपके पास जो टेम्परेचर है वो घटेगा, बट यहाँ पे कंडीशन उल्टी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्शन हो जाता है। टेम्परेचर इन्वर्शन जो है वो हो जाता है। कूल एयर इज ट्रैप्ड बिलो। इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्शन, एयर में स्टेबिलिटी दिखती है एंड टेम्परेचर में आपको सडन जो ड्रॉप है वो मिलेगा, यानी जो वैली एरियाज है वहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमेशा आपको जो टेम्परेचर है उसका सडनली ड्रॉप। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स थे, अगर किसी को ये आइसोथर्म का बेंडिंग नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको कमेंट्स में लिखिए, हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना सकते हैं, थोड़ा सा मैं और इस पे फोकस कर सकती हूँ, इतना डिटेल में जाना नहीं है, बट फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो आइसोथर्म मैं सेपरेट बना सकती हूँ, और ये आपके पास इन्वर्शन का प्रोसेस जो है वो हम आपको समझा सकते हैं, और समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। अब हम एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है एयर का, उसको हम पढ़ेंगे। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज अभी तक के सारे बेसिक लेक्चर्स को एक बार, दो बार, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए, क्योंकि अब जो चैप्टर आ रहा है
वो बड़े बड़े दिग्गज को अगर नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया, क्योंकि उनके बेसिक क्लियर थे। और मैं नहीं चाहती कि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये समझ नहीं आ रहा। बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग रिवाइज करके आइए कि वो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, द हेडली सेल, कैसे सेल्स बनते हैं, कैसे मूवमेंट ऑफ एयर होता है। ठीक है, तो दिस इज इट टुडे। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा, प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल IAS Academy। थैंक यू।